नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। यूसीसी और संगठन में फेरबदल पर चर्चा संभव है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की आज बैठक हुई है। संसद के मानसून सत्र को लेकर बैठक में चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में संभव है, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, पीएम मोदी ने प्रगति की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 1,21,300 करोड़ के 12 प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। देश में नए बन रहे एम्स की प्रगति समीक्षा की गई है। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी कल मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी रिलीफ कैंपों का भी दौरा करेंगे। यह भी हमारे पास जानकारी आ रही है। पांचवी बड़ी खबर, चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले का मामला। सीनियर अफसरों को घटना की जांच के आदेश दिए गए। अखिलेश यादव ने फोन कर हालचाल जाना है। एक और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान पर खड़गे की अहम बैठक। राहुल गांधी, रंधावा, डोटासरा मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष से खड़गे ने अलग से बातचीत भी की है। सातवीं बड़ी खबर, आदि पुरुष पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई। हाईकोर्ट की टिप्पणी, फिल्म को पास करना ब्लंडर है, धर्म के साथ खिलवाड़ गलत है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। आठवीं बड़ी खबर, मुंबई में बारिश से वेस्टर्न लाइन की लोकल ठप हो चुकी है। बोईसर से डाउन लाइन के एक सिग्नल में समस्या है, बारिश की वजह से देरी से चल रही है ट्रेन। और नौवीं ब्रेकिंग न्यूज, जुलाई के दूसरे हफ्ते में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने लॉन्चिंग की पुष्टि की है। लॉन्चिंग से पहले की सारी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। भारत के लिए एक बड़ा दिन होगा। लेकिन आज शुरुआत कर रहे हैं हम अपनी बड़ी खबरों के साथ। आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो हम आपको पहले बताते हैं। कवर स्टोरीज नंबर 1, पहली खबर, आपने कॉमन सिविल कोड पर प्रधानमंत्री का बयान सुना। क्या 1951 वाले वो असली कागज देखे आपने? हम आपको दिखाने वाले। दूसरी खबर, बकरीद से पहले बकरे पर कहां मचा बवाल, 2 बकरों पर क्यों होने लगा हिंदुस्तान पाकिस्तान, सोचने वाली बात है। तीसरी खबर, 72 हूरों के ट्रेलर में ऐसा क्या है जिस पर चलानी पड़ी कैची, क्या ऐसी फिल्में जानबूझकर बनाई जाती हैं। चौथी खबर, आपको जबलपुर की एक मां का दर्द सुनाएंगे, वो क्यों कह रही है कि बुलडोजर इंसाफ हो। और पांचवी खबर, अचानक करोल बाग में एक मैकेनिक की दुकान पर क्यों पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी पेचकस लेकर किसकी बाइक को किया रिपेयर। खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूसीसी। वो खबर जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की। आज ज्यादातर विपक्षी दल प्रधानमंत्री की एक देश एक कानून मुहिम का खुलकर विरोध करने लगे। कल प्रधानमंत्री ने पूछा था कि एक घर में 2 कानून कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा था कि यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सारे भ्रम दूर करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बातों का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों पर असर नहीं हुआ है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के नेता यूसीसी के विरोध में खुलकर आ गए। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का विरोध किया है। कल रात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसके बाद यूसीसी के विरोध में कई तर्क रखे गए हैं। अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है। जिस यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं, सिर्फ ओपिनियन मांगे अभी तक, उसे लेकर अभी से हंगामा क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि एक देश एक कानून से परेशानी किसे और क्यों है, और क्या यूसीसी के नाम पर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। क्यों यूसीसी को हमेशा राइट विंग से जोड़ा जाता है, जैसा कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने भाषणों का कुछ अंश दिखाना चाहते हैं। वाजपेयी जी का यह संबोधन यूसीसी को लेकर है। इन भाषणों को सुनकर आप यह जान पाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का कोर इशू रहा है और आज भी उसे लेकर वही राजनीति हो रही है जो 3 दशक पहले हो रही थी।
मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित है? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता की तोड़क हो। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। मैं एक बड़ा सरल सा सवाल पूछा हूं, इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया जो इतना हंगामा मचा हुआ है? लेकिन आपको शायद इस बात का इल्म हो या ना हो, 2017 में एक वेल नोन एक्टिविस्ट बेजुदा विल्सन और म्यूजिशियन टीएम कृष्णा ने एक प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रपोजल बनाकर तब लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन थे जस्टिस बीएस चौहान को सौंपा था। फिर 2018 में क्या कहा गया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लॉ कमीशन की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कही गई ये बातें 27 साल पहले की हैं। बीजेपी के लिए यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है। 1951 से 1977 तक भारतीय जनसंघ इस मुद्दे को उठाता रहा है। यह पेपर मेरे हाथ में है जो कि प्रूफ है, ये देखिए। बाद में बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया। मेरे पास जनसंघ के 1951 से लेकर कई सालों के मैनिफेस्टो की कॉपी है जिनमें यूसीसी लागू करने की बात लिखी गई है। आजादी के बाद जनसंघ और बाद में बीजेपी के दो मुख्य एजेंडे रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करना। इसमें बाद के दशकों में यानी 1980 के दशक में जाकर अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में जुड़ गया। इनमें से अब सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम बाकी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की मांग आजादी के बाद से उठने लगी थी। आजादी के बाद जनसंघ ने यूसीसी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। आपको एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट के जरिए बताते हैं। 1951 के बाद से भारतीय जनसंघ यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाता रहा। भारतीय जनसंघ पार्टी डॉक्यूमेंट में 1951 से 1972 के बीच के पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 में यूसीसी का समर्थन किया गया। इसमें लिखा गया है, एंड आई कोट, देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड टू गवर्न द लॉज ऑफ मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एटसेट्रा ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, अनकोट। इसका मतलब है कि सभी भारतीय नागरिकों के विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के कानूनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अब सवाल यह होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग रिलीजन क्या अपने अपने पर्सनल लॉ में संशोधन करने के लिए तैयार हैं किसी भी लेवल पर? और अगर वो तैयार होते तो फिर ये ट्रिपल तलाक तक की जो पूरी मुहिम थी इसकी नौबत क्यों आई? सोचिए जरा। अब आपको भारतीय जनसंघ का 1967 का इलेक्शन मैनिफेस्टो दिखाते हैं जिसमें इक्वालिटी यानी समानता की वकालत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का वादा किया गया।
जनसंघ के 1967 यानी 1967 के मैनिफेस्टो में लिखा है, एंड आई कोट, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी इनैक्टेड टू गवर्न द लॉज ऑफ मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एटसेट्रा ऑफ ऑल इंडियन सिटीजंस, अनकोट। वही पहली वाली लाइन है लगभग, यानी सभी भारतीय नागरिकों के विवाह, गोद लेने, विरासत आदि के कानूनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। हमने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ ऐतिहासिक पहलू के बारे में बताया। अब इतिहास से वर्तमान पर लौटते हैं, जहां यूसीसी को लेकर घमासान छिड़ गया है। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल रात में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ऑनलाइन मीटिंग में करीब 3 घंटे तक यूसीसी के विरोध की रणनीति तैयार हुई। क्या तय हुआ, यह आपको बताते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देश में एक समान कानून बनाना संविधान के खिलाफ है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित के लिए सही नहीं है। देश में सभी को अपने धर्म, संस्कृति का पालन करने का हक है। बोर्ड ने यह भी बताया कि वो शरीयत कानूनों का ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से अपील की कि वो यूसीसी पर आम लोगों को सुझाव देने की समय सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दे। टालने की प्रक्रिया मतलब। तो यह कल रात की बात हुई है। आज सुबह यह शाम तक यूसीसी के सवाल पर जमकर राजनीति हुई। यूसीसी के खिलाफ विरोधी तरह तरह के तर्क लेकर आए, और सबसे बड़ा सवाल है कि यूसीसी को क्यों बार बार राइट विंग से जोड़ा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखें। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। बाहर जाइए, इनफ इज इनफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। विपक्षी एकता का जो एक रूप आकार ले रहा है, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी में ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये यूसीसी नहीं है, ये डीसीसी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये डिवाइडिंग सिविल कोड है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। देखिए, सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, यूसीसी का समर्थन करते हैं। सभी संप्रदाय के लोगों के साथ बैठकर इस पे एक कंसेंसस बिल्ड करके इसको ही आगे जाना चाहिए। समान अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। अगर समान अधिकार ही देना चाहें तो पहले अपने धर्म की पोगापंथी को खत्म करें। ये जो इशू उठाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी, इसको वो चुनावी मुद्दा ही बनाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा, उससे इस देश के तमाम समुदाय को अफेक्ट करेगा। सबसे बड़ा मसला तो आपस में जोड़ पैदा करने का है, तो इस वक्त इस इशू को छेड़ना गलत है। आज जो है वो किसी धर्म के लिए आ रहा है क्या? जो लोग ये बात कर रहे हैं, क्या मुसलमानों के लिए है क्या ये कॉमन कोड? अरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है। इसमें सभी का ईमान भी सुरक्षित है, इंसाफ भी सुरक्षित है और इंसानियत भी सुरक्षित है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, उसको जरा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, और शायद हो सके तो समझाइए भी। 21वां लॉ कमीशन 2018 में क्या कहता है यूसीसी को लेकर कि वो नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दैट स्टेज, यानी उस वक्त ना तो जरूरी है ना उसकी आवश्यकता है। लेकिन 22वां लॉ कमीशन इसके ऊपर 2023 में क्यों ओपिनियन और आइडियाज पब्लिक से इनवाइट करता है? 5 साल में ऐसा क्या हो गया? सोचने वाली बात। उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। 30 जून, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आखिरी तारीख है। इन दिनों यह कमेटी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और 90% तक काम भी हो चुका है, ऐसा भी बताया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के यूसीसी पर दिए बयान के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट आते ही उनकी सरकार राज्य में यूसीसी लागू कर देगी। यूसीसी को लेकर हो रहे विरोध के बीच यह भी समझना जरूरी है कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो इससे क्या बदलाव आएंगे। आपको यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत समय लगेगा, यह बहुत आसान काम नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आज फैसला किया और कल यूसीसी आ गया, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजरल डिले हो सकता है। यूसीसी लागू होने से शादी को लेकर सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक कानून रहेगा। सोचिए जरा, अभी अलग अलग धर्मों और संप्रदायों में लड़कियों की शादी की उम्र अलग अलग है, लेकिन यूसीसी के आने से लड़कियों के लिए शादी की उम्र में एक रूपता आएगी। अभी मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन यूसीसी आने के बाद एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक होगी। तलाक को लेकर भी कानून बदलेगा। हर धर्म और संप्रदाय में पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराधिकार को लेकर भी अभी धार्मिक आधार पर कानून है, लेकिन यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार मिलेगा। जैसे अभी मुस्लिम महिलाएं जो हैं, अगर उनकी बात की जाए, अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, सपोज करिए किसी पिता की मृत्यु हो जाती है और वारिस वहां पर सिर्फ मुस्लिम परिवार में महिला है, तो उसको अपने चाचा को अप्रोच करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको हक नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ कस्टोडियन है, तब मां का अधिकार उनको मिल जाएगा। 22वें विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 14 जून को आम नागरिकों से सुझाव मांगे थे। सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त है। लॉ कमीशन के चेयरमैन के मुताबिक अब तक 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। वाह, अभी सुझाव देने के लिए 15 दिन का वक्त बाकी है। सुझाव मिलने के बाद लॉ कमीशन रिपोर्ट बनाएगा, यानी अभी विरोध की ऐसी आवाजें आती रहेंगी, सियासत अभी और होती रहेगी, और बात की जाए कि ये कहां पर जाके अटकेगा, तो पार्लियामेंट में ही जाके अटकेगा। तो जो कुछ होना है पार्लियामेंट में ही तो होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशेषज्ञों की राय है सीधे सीधे गेंद पार्लियामेंट के पाले में जा चुकी है। सोचिए, यूसीसी पर राजनीतिक संग्राम के बाद खबर मुंबई में बकरे पर छिड़े धर्म युद्ध की। बकरे पर हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों? सोचिए, क्या एक बेजुबान बकरा लोगों को धर्म के नाम पर बांट सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल बकरी ईद है। देश भर में कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद बिक्री हो रही है। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में जेपी नॉर्थ सोसाइटी में भी एक शख्स कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेजुबान बकरे पर हाईराइज सोसाइटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोग आपस में ही भिड़ गए। बकरे पर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू हो गया। बकरा लाने के बाद विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। बकरे पर सोसाइटी में कई घंटों तक हंगामा मचा और पुलिस को बुलाना पड़ा। आखिर बकरे पर लोगों के बीच इतनी नफरत कहां से आई? कैसे एक बकरा हंगामे की वजह बन गया? इस रिपोर्ट में देखें। बेचारा बकरा नहीं जानता कि उसको लेकर मुंबई के जेपी नॉर्थ सोसाइटी में बंटवारे की लकीर खिंच गई। ये बेजुबान अगर बोल पाता तो पूछता कि मुझे लेकर हिंदू मुसलमान वाला बवाल भला क्यों? सोसाइटी में चारों तरफ हंगामा है, नारेबाजी है, लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और पुलिस से बहसबाजी कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी में रहने वाले मोहसिन बकरीद की कुर्बानी के लिए बकरा सोसाइटी के अंदर अपने फ्लैट पर ले आए। लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरों में बकरों की तस्वीर कैद हुई और सोसाइटी में हंगामे की शुरुआत हो गई। सोसाइटी के बाकी लोग विरोध में उतर आए और विवाद खड़ा हो गया। तो गलत चीज के ऊपर बात नहीं करना। इसके बाद लोगों ने कुछ घंटों बाद मोहसिन और उसके परिवार को गेट पर ही रोक दिया। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। सोसाइटी वालों का आरोप है कि नियमों के मुताबिक बकरा अंदर लाने की इजाजत नहीं है।
जब आप 3 बजे लेकर आ रहे हो उसका मतलब क्या है कि आपको छुप के लेकर जाना है, दिखाना है कि हम वही लेकर आ गए हो। अब रात में छिप के 3 बजे या 4 बजे ब्लैक कांच की गाड़ी में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ बकरे के मालिक मोहसिन का आरोप है कि बकरा रखने के लिए सोसाइटी से जगह मांगी गई थी, जिसे नकार दिया गया, इसलिए मजबूरी में उन्हें बकरा घर लाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग बकरे का बहाना बनाकर 2 समुदायों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। 2 समुदाय में ऐसे कुछ लोग 2 समुदाय में आपस में झगड़ा लगाना चाहते हैं। भीड़ को ऐसा कुछ अलग इंटेंशन से बुलाया गया था और जो भीड़ आई थी एक्चुअली उसमें कुछ खाली 10 लोग हैं जो ये सब काम करना चाहते थे। आधी रात के हंगामे के बाद पुलिस बकरे को अपने साथ ले गई, लेकिन हंगामा नहीं थमा। मोहसिन की पत्नी की तरफ से काशीमीरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि उनकी शिकायत अब तक दर्ज नहीं की गई है, लिहाजा सोसाइटी के लोगों का प्रदर्शन जारी है। एक जमाने में कहते थे कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, अब कहते हैं कि बकरे पर राजनीति कब तक गरमाएगी। बकरे पर मुंबई की सोसाइटी में टेंशन है तो यूपी में जारी एडवाइजरी को पढ़ें तो लगता है कि माहौल तनावपूर्ण है। योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। बकरीद और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में सीएम ने अल्टीमेटम दिया, कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी दी तो खैर नहीं होगी। कांवड़ यात्रा के रूट पर कहीं खुले में मांस की बिक्री ना हो, ध्यान रहे किसी भी विवादित जगह कुर्बानी ना हो, सिर्फ तय स्थानों पर ही कुर्बानी दी जानी चाहिए और कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्म गुरुओं के साथ बातचीत कर संबंधित दिशा निर्देश दे दिए गए। सभी धर्म गुरुओं के साथ मिलकर और इस संबंध में वार्ता कर ली जाए। धर्म गुरुओं ने स्वयं ही अपील जारी की है, जिसके हिसाब से सड़कों पे उन्होंने किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को करने से मना किया है तथा प्रतिबंधित पशुओं के कटान को लेके भी एडवाइजरी उनके द्वारा भी जारी की गई है। पशुओं के चक्कर में इंसान को पशुओं जैसा बर्ताव कतई नहीं करना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता और धर्मगुरु समुदाय से दिशा निर्देशों के मुताबिक बकरीद मनाने की अपील कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ बता रहे हैं। हमने ऐसे बयानों की एक रील तैयार की है, उसे दिखाते हैं। सब पर्दे से करें, आवश्यक करें, ऐसी खुली जगह पर न करें कि जिससे कि किसी दूसरे को इतराज़ हो। सड़क पर नमाज ना अदा की जाए। हमें अपनी ज़ात से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। कि कुर्बानी जो है अपने घर में करें, क्योंकि अल्लाह के राह में कुर्बान करना है जानवर को, तो उसका जो है बेजा इस्तेमाल ना करें। ये सरकार ऐसी सरकार है, ये भाईचारे को भी खतरे में डाल रही है। राम का भारत जो है राम का मुल्क है, इसको राम का ही मुल्क रहने दिया जाए। कहीं पे कुर्बानी होती है और कहीं पर बलि चढ़ती है। सवाल यह है कि क्या बलि के खिलाफ भी बोलेंगे लोग? अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुंबई की एक सोसाइटी में बकरे पर बवाल है तो मायानगरी में 2 फिल्मों को लेकर अनगिनत सवाल हैं। आदि पुरुष पर मचा हंगामा थम भी नहीं रहा है। 72 हूरों पर आदि पुरुष का साइड इफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, यह खबर बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई हमारी टीम ने। विवाद जो है वो फिर से सामने आ गया। सबसे पहले बात इस फिल्म की करते हैं। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने एक दिन पहले ही 72 हूरों के ट्रेलर पर रोक लगाई। इस फिल्म को आपत्तिजनक मानते हुए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड ने कहा कि इसमें लोगों की भावनाएं भड़काने वाले कंटेंट है। इसके 4 सीन में बदलाव की जरूरत है। इसे जस का तस पास नहीं कर सकते क्योंकि इससे देश का माहौल खराब हो सकता है। 2 मिनट 24 सेकंड के इस ट्रेलर में ये 4 विवादित हिस्से कौन कौन से हैं, पहले आप वो देखिए। इसके बाद फिल्म निर्माताओं ने क्या सवाल उठाए, उन्होंने जवाब में सेंसर बोर्ड को चैलेंज कैसे किया, ये भी बताएंगे। सेंसर बोर्ड तो बाद में आता है, सबसे पहले तो सेल्फ सेंसरशिप होती है ना। कहां चली गई फिल्म मेकर्स की वो? ट्रेलर देखने के बाद सेंसर बोर्ड की यह आपत्ति वाजिब लग रही, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने फैसले पर ऐतराज जताया।
सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ जाकर मुंबई में इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा कि यह कहानी किसी धर्म या इंसानियत के खिलाफ नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बाद सवाल पूछा कि जो सीन फिल्म में अलाउड है तो वो ट्रेलर में आपत्तिजनक कैसे हो सकते हैं। यह फिल्म वर्ष 2019 में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। साल 2021 में इसके डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान को नेशनल अवार्ड दिया गया। अशोक पंडित का कहना यह है कि उसी फिल्म से सीन निकालकर ट्रेलर में डाला गया, तब इस पर आपत्ति नहीं थी, तो अब क्यों? हम वाकई शॉक्ड हैं, हम काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला, विजुअल्स वही हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। आपने किस बिना पर इस ट्रेलर को रिजेक्ट किया कुछ कट्स देकर? CBFC में जो लोग हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे एक नेशनल अवार्ड फिल्म विनिंग जो फिल्म है उसके अगेंस्ट आपने ये डिसीजन लिया हुआ है। एक समुदाय विशेष के लोगों का यह विरोध अपनी जगह है, लेकिन एक सच ये भी है कि ऐसी विवादित फिल्में बनाने का जैसे चलन सा हो गया है, इसे फिल्म हिट कराने का हथकंडा मान लिया गया है। डिस्क्लेमर का कवच पहनकर बेतुके संवाद, अमर्यादित सीन और खराब अभिनय के जरिए आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। भावनाएं आहत की जाती हैं और यही फिल्म आदि पुरुष में हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगातार तीसरे दिन सुनवाई की और फिल्म मेकर्स को जमकर फटकार लगाई। आज कोर्ट ने जो कहा जरा ध्यान से देखिए। जिस रामायण के किरदारों की पूजा की जाती है उन्हें एक मजाक की तरह कैसे दिखाया गया? ऐसी फिल्म को तो सेंसर बोर्ड ने पास कर कैसे दिया? फिल्म को पास कर देना एक ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। फिल्म मेकर्स को सिर्फ पैसे कमाने हैं क्योंकि फिल्म हिट हो जाती है। अगर आप कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बना दें जिसमें गलत चीजों को दर्शाया गया हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। आपको कुरान और बाइबल को भी नहीं छूना चाहिए। किसी भी धर्म का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। कोर्ट सभी धर्म के लोगों की भावनाओं की कद्र करता है। 27 जून की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि फिल्म में इस्तेमाल किए गए संवाद बड़ा मुद्दा है। रामायण पूजनीय है, लोग घर से निकलने से पहले रामचरितमानस पढ़ते हैं। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का मजाक उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। सेंसर बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। और देखिए कि इसी के बाद 72 हूरों पर सेंसर बोर्ड नींद से जागा। ट्रेलर आते ही कैची चलानी पड़ी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आगे होगी खास स्टोरी। वेदिका को कब मिलेगा इंसाफ, यह हमारी आज की एक और कवर स्टोरी है, जरूर देखिएगा। लेकिन फिक्र आपकी में, अब बात उस हौसले की जो अगर आप और हम सब में है तो यकीन मानिए कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर सड़क पर या कहीं भी कोई घटना होती है तो अक्सर देखा गया है कि लोग तमाशबीन बने रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन पुणे में ऐसा नहीं हुआ। पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए, पहले तस्वीरें देखिए। दिल्ली का साक्षी हत्याकांड आपको याद होगा। शाहबाद डेरी इलाके में 28 मई को आरोपी साहिल ने 16 साल की नाबालिग साक्षी को चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। ये तस्वीरें हम सब ने देखी थी। उसने साक्षी को न सिर्फ चाकू से गोदा बल्कि पत्थर से बार बार कुचला, तब उसे किसी ने नहीं बचाया। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुणे की है। यहां भी कुछ इसी तरह की घटना हुई। सड़क पर एक युवती पर कटार से हमला किया गया, लेकिन 2 लड़कों ने हिम्मत दिखाई और न सिर्फ वो सिरफिरा पकड़ा गया बल्कि उस लड़की की जान भी बच गई। काश साक्षी के पास भी ऐसे कोई 2 लड़के होते जो उसकी मदद करते। यानी पुणे की तरह अगर उस वक्त किसी ने दिल्ली में हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज साक्षी हम सब के बीच होती। बहरहाल बात करते हैं पुणे की, जहां सदाशिव पेठ इलाके में एक युवक ने युवती पर हमला कर दिया और सामने आई सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि वो स्कूटी से अपने दोस्त के साथ जा रही थी। इसी दौरान उसके दोस्त के साथ पैदल चल रहे एक लड़के से कहासुनी हो गई। उसके हाथ में एक बैग भी था। अचानक स्कूटी सवार ने उसकी ओर हाथ मारा। फिर क्या था, उसने बैग से धारदार हथियार निकाला और उस युवक पर धड़ाधड़ वार करने लगा।
जिससे डरकर वो भाग गया। इसके बाद हमलावर मुड़ा और लड़की की ओर कटार लेकर दौड़ा। इसी घटना के दूसरे वीडियो में वो फिर भागती हुई नजर आई, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो उस पर टूट पड़ा। हथियार के वार से वो लड़की सड़क पर गिर पड़ी। इसके बाद उसने फिर हमला करना चाहा, लेकिन तब तक दो युवकों ने मोर्चा संभाल लिया। शुरू में हमलावर ने उनको डराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं डरे। एक आदमी तो हाथ में छोटा सा बोर्ड लेकर उसकी ओर लपका। इस हौसले, हिम्मत और जज्बे की वजह से वो सिर फिरा पकड़ा गया, जबकि घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो पूरी तरह सही सलामत है। तो माझा मित्र होता, तो मला त्याला मी नाही म्हणले म्हणून तो मला जीवे मारण्याची धमकी देत होता. फोन करायचा कॉलेजपाशी येऊन मला मारहाण करायचा. माझा काही दोष नसताना त्याने मला धमक्या दिल्या, मारायची धमकी, मारलं. कॉलेजपाशी येऊन कोयत्याने वार केले. मी कॉलेजला चालले होते, तर मला 5 मिनिटं बोल म्हणत होता, पण मी थांबले नाही, त्यामुळे त्याने कोयत्याने वार केले. हर काम पुलिस और सरकार नहीं करती, कुछ काम हमें भी करने पड़ते हैं, और उनको अंग्रेजी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जिन दो युवकों ने अपनी दिलेरी से इस लड़की की जान बचाई, पुणे में हर तरफ उनकी चर्चा है। उनको लोग बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को सराहा जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने भी उनमें से एक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। घटना के वक्त कॉलेज के इस छात्र ने कैसे हमलावर का सामना किया, उसी की जुबानी सुनिए। पहले मुझे लगा कि कोई तरह का गैंग और वगैरह होगा, तो मैं भी डर गया, मैं भी पीछे हटा पहले। लेकिन बाद में मुझे पता चला, मतलब दिखा कि एक लड़की के पीछे वो दौड़ रहा था उसको मारने के लिए। और मैं तभी पूछ ही गया था, और फिर से वो जब मारने वाला था तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ से कोयता छीना। पहले तो डर लगा था, लेकिन जब वो लड़की के पीछे दौड़ रहा था वो देखा, उसके बाद फिर डर चला गया, क्योंकि वही हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो हमसे बन पड़े वो हमने किया। फिर अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां बुलडोजर एक्शन का नया सिंबल बन गया है। बात बात पर आरोपियों का घर तोड़ने का ट्रेंड चल पड़ा है। कोई घटना होती है तो तुरंत पता चल जाता है कि घर हो या मकान, सब अवैध है, उसको गिराओ। लेकिन जबलपुर के वेदिका हत्याकांड में शिवराज सरकार का एक्शन क्यों नहीं हुआ? इस बार प्रशासन के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? सब बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि मामला क्या है। 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद MBA की पढ़ाई कर रही वेदिका ठाकुर ने दम तोड़ दिया। जिस वेदिका की मौत हुई, उसे गोली मारने का आरोप बीजेपी नेता और बिल्डर प्रियांश विश्वकर्मा पर है। पीड़ित ने भी अपनी मौत से पहले दिए बयान में उसका नाम लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर परिवार ने सवाल उठा दिए। उनकी मांग है कि जैसे दूसरों के घर तोड़े जाते हैं, वैसे ही एक्शन यहां क्यों नहीं हुआ। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले आपको अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ती वेदिका का वो बयान सुनाते हैं। तुझे किसने गोली मारी? किसने? क्यों मारी? पता नहीं। पर उसी ने मारी ना गोली तुझे? सुना आपने? अस्पताल में उस बच्ची के आखिरी शब्द थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को जेल तो भेज दिया है, लेकिन इस केस में प्रशासन के रवैये पर कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार की नाराजगी भी साफ झलक रही है। ये रिपोर्ट देखें। अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? उस दिन ही चल जाना था ना। वेदिका की मौत के बाद मां की आंखों में आंसू सूख गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटी दुनिया में नहीं रही। अस्पताल में 11 दिन तक इलाज चला, लेकिन वेदिका को बचाया नहीं जा सका। आरोप है कि 16 जून को जब वो बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा से मिलने पहुंची, तो वहीं पर उसे गोली मारी गई। मैंने बहुत बार पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ। वेदिका कुछ कह नहीं पा रही थी, जिसमें कि फिर प्रियांश उसे MRI के लिए किसी और जगह पर लेकर जा रहा था, तो उसने मुझे एम्बुलेंस में उसके साथ बैठाया। उसके बहुत देर बाद उसने मुझे ये बताया कि वेदिका को जो है गोली लग गई है, जो कि उसकी खुद के द्वारा चली थी। हॉस्पिटल में 27 जून को वेदिका ने 10:35 पर अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया तो मातम छा गया। मां की आंखें पथरा गई। आसपास के लोग जब उसकी अर्थी लेकर जा रहे थे
तो वो उसके पीछे सड़क पर दौड़ पड़ी। फिर कुछ महिलाओं ने किसी तरह पकड़कर उसे आगे जाने से रोका, लेकिन मां तो मां है। अब वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से बस यही चाहती है कि वेदिका को इंसाफ मिले, आरोपी के घर बुलडोजर चले। सबको अपनी बहन बनाते तो भांजी का भी न्याय करो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। और उनके घर अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? उस दिन ही चल जाना था ना। प्रियांश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत दुखद है ये। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, लिहाजा जबलपुर के वेदिका कांड की गूंज सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी। कांग्रेस ने इसी बहाने बुलडोजर के साथ शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश का चुनावी बिगुल बजने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में वेदिका केस को मुद्दा बनाकर कांग्रेस नेता बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरा है। बुलडोजर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं की फौज के साथ वो आरोपी बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा का घर तोड़ने के लिए आ धमके। हालांकि पुलिस ने वहां पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी। सड़कों पर इतने कार्यकर्ता उतर आए कि वहां ट्रैफिक जाम लग गया। बुलडोजर के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ पार्टी के लोग झंडा लिए चल रहे थे। शहर में रुक रुक कर उन्होंने बुलडोजर के साथ फोटो भी खिंचवाई, जमकर नारेबाजी भी हुई और शिवराज सरकार पर सवाल उठाए गए। शिवराज जी का वो बुलडोजर आज कहाँ छुप गया है जो गरीबों के ऊपर चल रहा था, गरीबों के मकानों के ऊपर चल रहा था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि क्या वजह है कि नेमावर से लेकर जबलपुर तक बेटियों पर अत्याचार में आपकी पार्टी के लोगों का सीधा हाथ दिखाई दे रहा है। क्या आप इतने लाचार हैं कि इन्हें रोक नहीं पाते, या फिर इन्हें रोकना ही नहीं चाहते? सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में हो रहे अपराध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आफत बन गए हैं। अब आपको एक बार फिर से राजनीति की तरफ लेकर चलते हैं। आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। ये तस्वीर देखिए जरा। मेरे जो कैमरा पर्सन है मैं उनसे बोलूंगा इसको जूम इन करें। ये कौन बैठे हैं आप सभी समझ गए होंगे, राहुल गांधी हैं। लेकिन ये बाइक में कौन सा कलपुर्जा ठीक कर रहे हैं? पॉलिटिकल बाइक में कई कलपुर्जे ठीक करने के लिए निकले हैं ये, और अब एक मैकेनिक की शॉप पर है। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है ये पूरी तस्वीर। ये तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है। कल राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग इलाके के एक गराज में पहुंच गए। राहुल ने गराज में मौजूद मैकेनिक के साथ वक्त बिताया, उनसे बातें की, उनकी दिक्कतों को समझा। राहुल की जो तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर हुई उसमें वो एक बाइक की मरम्मत करते दिख रहे हैं, वो स्क्रू ड्राइवर लेकर काम करते दिख रहे हैं। राहुल गांधी के गराज जाने की तस्वीरों को कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। तस्वीरों के साथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जो लिखा गया है वो भी गौर करने वाला है। इसमें लिखा है, यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, इन कपड़ों पर लगी कालिक हमारी खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। दिल्ली के करोल बाग में बाइक मैकेनिक के साथ राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कांग्रेस नेता की यह तस्वीर उनकी 2 ट्रक यात्राओं के बाद आई है। उन्होंने पहले दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक का सफर किया, फिर उन्होंने अमेरिका में भी ट्रक की सवारी की। अब सवाल यह है कि राहुल ट्रक ड्राइवरों के बाद मैकेनिक से क्यों मिले? इस सवाल का जवाब के लिए हमें यह बात समझनी होगी कि देश में ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़े असंगठित क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुताबिक देश की सड़कों पर 70 से 75 लाख ट्रक दौड़ते हैं, यानी इन ट्रकों को 70 से 75 लाख ट्रक ड्राइवर चलाते हैं। इतनी ही संख्या में ट्रक में चलने वाले हेल्पर्स की भी है। इस तरह ट्रकों में ड्राइवर्स और हेल्पर्स की अगर बात करें तो अनुमान के मुताबिक देश भर में असंगठित क्षेत्र में करीब 1 करोड़ मैकेनिक्स काम करते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि राहुल गांधी क्यों ट्रक यात्रा कर रहे हैं और गराज जा रहे हैं। दरअसल इन्हें जोड़ दें तो ये करीब 2.5 करोड़ होते हैं, यानी राहुल अपनी यात्रा से 2.5 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के गराज जाने और मैकेनिक की तरह काम करने की तस्वीरों का एक ऐतिहासिक कनेक्शन भी है। क्या है ये इंटरेस्टिंग लिंक, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने बताया था कि उन्हें बाइक्स और कार का शौक है और वो इंजन और मैकेनिकल जानकारी रखते हैं। यह भी एक इत्तेफाक है कि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी को मैकेनिक्स की अच्छी खासी जानकारी थी। बैटल फॉल्क ने फिरोज द फॉरगटन गांधी में लिखा है,
कि फिरोज गांधी अपने बेटों राजीव गांधी और संजय गांधी को खेलने के लिए कार, बाइक और साइकिल देते थे। जब खेलकूद के दौरान कार और बाइक में कोई गड़बड़ी हो जाती थी, तब फिरोज अपने दोनों बेटों को इन्हें ठीक करना सिखाते थे। सोनिया गांधी ने एक बार कहा था कि राजीव गांधी को गैजेट्स और मशीनरी का ज्ञान अपने पिता फिरोज गांधी से मिला था। बस जरूरत है अब उसमें भी मैकेनिकल काम करने का, जिसमें सबको इंतजार है 2024 का, यानी कि अपनी पार्टी में। खैर, अब बात करते हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर हुए हमले की। ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट। यूपी में सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। वो दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायरिंग की। गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई। वो बाल बाल बच गए हैं। कार की सीट पर भी गोली के निशान हैं। फायरिंग में आजाद की कार के शीशे भी टूट गए। सीसीटीवी में कार का नंबर भी दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर को इलाज के लिए सहारनपुर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को फोन करके हालचाल जाना है। सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर किसी ने इनके ऊपर गोली क्यों चलाई, क्या मकसद था और अभी ऐसा क्यों किया गया। हाँ, मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें, मेरी बात को मानिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश ने तांडव मचा दिया है। तस्वीरें देखिए अब आप। ये क्या हो रहा है? वही जो हर साल होता है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार कुछ फर्क भी है। दौड़ती भागती माया नगरी की रफ्तार थम गई है। बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त स्क्रीन पर आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, वो वहीं की हैं। कहीं सड़क समंदर बन गई है। बारिश ने गाड़ियों के पहिए रोक दिए हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। बलाड में बड़ा सा पेड़ गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, तो विरार में शॉर्ट सर्किट से एक स्कूल बस में आग लग गई। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। वहीं भिवंडी में पानी में ही दुकानदार सब्जी बेचते नजर आए हैं। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारत के भयंकर बारिश की संभावना है। लेकिन अब किस तरीके से उत्पात बरस रहा है फ्रांस में, वो आपको दिखाते हैं। ये फ्रांस की तस्वीरें आपके सामने हैं। ध्यान से देखिए अब आप। गोली लगने से जल उठा फ्रांस। हैरान करने वाली तस्वीरें। एक गोली चलने से पूरा शहर जल उठा। हम बात पेरिस की कर रहे हैं। पेरिस में हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़की कि कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही हैं। हथियारबंद प्रदर्शनकारी सड़क पर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। फ्रांस के कई इलाकों में हालात खराब हैं। सवालों के घेरे में मैक्रो सरकार है, सिस्टम है जिस पर जानलेवा लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। फायरिंग, हिंसा, आगजनी और हंगामा, चंद मिनटों में ही ये सब हो गया। पेरिस के लोगों का खून खौल उठा, हिंसा भड़की, सड़कें सुलझी, कई गाड़ियां फूंक दी गई। ऐसा 1-2 इलाकों में नहीं हुआ, बल्कि पेरिस के कई इलाके एक साथ चलने लगे। पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया। लेकिन लोगों का आक्रोश इस कदर भड़का कि भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हिंसा के दौरान पुलिस फोर्स पर लोगों ने पटाखे भी फेंके। चंद घंटों में 40 से ज्यादा गाड़ियां आग में खाक हो गई। एक स्कूल और टाउन हॉल को फूंक दिया गया। हालांकि पुलिस हिंसा और आगजनी करने वाले 2 दर्जन लोग अरेस्ट भी किए गए। लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई जब पेरिस की सड़कों पर एक नाबालिग लड़के को ट्रैफिक पुलिस ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 साल के एक डिलीवरी ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने पहले रोका। पेरिस पुलिस के मुताबिक जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने चेकिंग के लिए नाबालिग लड़के को रोका तो उसने भागने की कोशिश की। अचानक जब ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी तो पुलिस वाले ने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद नाबालिग लड़के की मौत हो गई।
और अब सीधे देखते हैं टॉप 9। भारत का स्पेसशिप चांद पर जल्द उतरेगा। इसरो 13 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकता है। चांद पर लैंडिंग कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। कांग्रेस का आरोप, राहुल का एनिमेटेड वीडियो शेयर किया, हिंदू संस्कृति के खिलाफ दिखाया। त्रिपुरा में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ा हादसा, 7 की मौत, 18 लोग झुलसे। रथ के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला। सहारनपुर के देवबंद में कार सवार बदमाशों ने चलाई गोली, पेट को छूकर निकल गई। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर बीजेपी ने उठाए कई सवाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा, जॉर्ज सोरोस के करीबी सुनीता विश्वनाथ से क्यों मिले राहुल। ईरानी ने कहा कि राहुल की सोच देश विरोधी है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा। सिंडिकेटेड की मीटिंग में दौरान छात्र नेताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के वैशाली में गंगा नदी में बना पीपा पुल तेज आंधी में बारिश में बहा। पुल बहने से राघोपुर जिला मुख्यालय का हाजीपुर से संपर्क टूटा। 3 लाख लोगों को परेशानी। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव। शिक्षक बनने के लिए बिहारी होने की अनिवार्यता खत्म। फैसले के बाद दूसरे राज्य के छात्र कर सकेंगे आवेदन।